शक्ति के इस क्लास में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो बेटा, आज की टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम आज के सुविचार को देख लेते हैं। देखते हैं आज का सुविचार क्या है। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए। क्या है आज का सुविचार, देखते हैं बेटा। तो आज का सुविचार है, अपने आप को सुधारने में इतना व्यस्त रखें कि आपको किसी की आलोचना करने का समय ही ना मिले। तो बेटा, ये बहुत ही अच्छी से एक अ, विचार है। इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि आप जो है अपने आप पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है। जब हम अपने आप को सुधारने पर ध्यान जो है वो केंद्रित करते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन ला सकते हैं, यानी कि बहुत अच्छे परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। दूसरों की आलोचना करने से क्या होगा? इससे न केवल हम उनका समय बर्बाद करते हैं, साथ ही साथ हम अपना समय और ऊर्जा भी बर्बाद करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें अपने आप को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और दूसरों की आलोचना करने से बचना चाहिए। और ऐसा करके हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और हम एक बेहतर व्यक्ति बन सकते हैं। तो बेटा, आज से क्या करिएगा? आप जितना समय दूसरों के बारे में बोलते हो या सोचते हो, उसको छोड़ दीजिए। अपने आप को, आपकी इसमें, आपके अंदर क्या क्या गलतियां हैं, आपको क्या क्या सुधार करने हैं, इन सब पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है। ताकि आपका लाइफ जो है, आपकी आपका जो जीवन है, वो बहुत ही बढ़िया आगे बढ़े। तो चलिए बेटा, तो हम क्या बात कर रहे थे पिछली क्लास में? हम बात कर रहे थे, जी हाँ बिल्कुल सही, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, जिसमें कि हमने बहुत डिटेल में भौतिक परिवर्तन के बारे में देख लिया था, फिजिकल चेंजेस के बारे में उदाहरण सहित हमने पढ़ लिए थे। ठीक है। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। भौतिक परिवर्तन की विशेषताओं को लेकर ही चलते हैं। तो बेटा, भौतिक परिवर्तन क्या है, उसकी विशेषता क्या है, इसको जरा जो पढ़ी हुई चीज है उसी को रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम जाएंगे रासायनिक परिवर्तन की ओर। तो भौतिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं हैं? भौतिक परिवर्तन केवल पदार्थों के भौतिक गुणों में ही परिवर्तन लाता है, यानी कि बाहरी जो गुण होते हैं उसके, उसी में परिवर्तन लाता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? परिवर्तन द्वारा जो है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। कौन से परिवर्तन से? भौतिक परिवर्तन से क्या नहीं होता? नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, वो वही चीज रहती है। अगला है, भौतिक परिवर्तनों में ऊर्जा की मुक्ति या अवशोषण नहीं होता है। तो हमने जो एग्जाम्पल्स देखे हैं, जो पढ़े हैं, उसमें आपको पता है उन परिवर्तनों में सिर्फ बाहरी परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है, उसमें कोई ऊर्जा की मुक्ति नहीं होती या अवशोषण नहीं होता है। और ये परिवर्तन कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय तथा अस्थायी होते हैं। उस पॉइंट को जरा नोट करके आप रख लीजिए कि भौतिक परिवर्तन की एक विशेषता जो है ये है कि पहली तो ये कि उसमें कोई नया पदार्थ का जो है निर्माण नहीं होता। और दूसरा मेन पॉइंट ये है कि ये परिवर्तन, यानी कि भौतिक परिवर्तन जो है उत्क्रमणीय तथा अस्थायी होते हैं। ठीक है। इसको याद करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा बेटा। तो आई होप भौतिक जो गुण है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है, उन सब के बारे में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अब बेटा हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस की। तो हमारे जीवन में, नित्य जीवन में बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन है जो आप अपने आंखों के सामने देखते हो। उसको समझने का भी कई कई लोग प्रयास करते हैं और कई कई लोग जो है उसको समझते भी नहीं है। तो बेटा हम आज समझते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है। तो रासायनिक परिवर्तन किसको कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन जिसमें एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। सोचो बेटा, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है ना। लेकिन देखो यहां पर सीधा जो है उल्टी बात बोली जा रही है कि जो रासायनिक परिवर्तन है इसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं।
इसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को हम और क्या कह सकते हैं बेटा? रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है इसको। रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंजेस को हम केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। अब बेटा यहां पे आप देखिए अगला क्या पॉइंट बोला जा रहा है। एक रासायनिक परिवर्तन द्वारा नए यौगिकों का निर्माण होता है। तो एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप क्या हुए बेटा? नए यौगिकों का, नए कंपाउंड्स का जो है निर्माण होता है। और ये जो नए निर्मित यौगिक होते हैं ना, तो ये जो नए निर्मित यौगिकों के नए गुण होंगे, तो वास्तविक पदार्थ से ये भिन्न होते हैं। जैसे कि एक पदार्थ है, उसका जो गुण है वो डिफरेंट है। अब रासायनिक परिवर्तन के बाद जो नया यौगिक बना, वो जो पदार्थ मिला हमें, उसका जो है वो जो गुण है, उसका गुण जो है वो नया होगा। ठीक है। अब रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं। देखो बच्चे, भौतिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था कि भौतिक परिवर्तन का जो रिजल्ट होता है, जो होता है, वो स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है। लेकिन यहां पर रासायनिक परिवर्तन जो है स्थायी होता है। अब इन परिवर्तनों को साधारण भौतिक विधियों द्वारा उत्क्रमित करना संभव नहीं है। देखो हमने पढ़ा था कि भौतिक जो क्रियाएं होती है, भौतिक चेंजेस जो होते हैं या फिजिकल चेंजेस जो होते हैं, वो कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं, है ना। यहां पर क्या बोला गया है? उत्क्रमित करना संभव नहीं है, स्थायी नहीं है ना। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? अधिक मात्रा में ऊर्जा की मुक्ति या अवशोषण होता है। बेटा आप कंपेयर कीजिए जो बात हमने फिजिकल चेंजेस में और अभी जो हम लोग केमिकल चेंजेस में बात कर रहे हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप जरा अच्छी तरह से इसको समझ जाइए। आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस को, या फिर भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन को। ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन पॉइंट्स को नोट करिएगा। बेटा यहां पर आप देखिए, नए यौगिकों का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में, जबकि भौतिक परिवर्तन में नए यौगिकों का निर्माण नहीं होता है। और यहां बोला गया है नए निर्मित यौगिकों के नए गुण वास्तविक पदार्थ से भिन्न होता है। लेकिन भौतिक जो चेंजेस होते हैं या परिवर्तन होते हैं, उसमें ऐसा नहीं होता। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। भौतिक परिवर्तनों में हमने क्या कहा था कि वहां पर जो है, जो विधियां होती है वो उत्क्रमणीय होती है, लेकिन यहां पर क्या नहीं है? उत्क्रमित करना संभव नहीं है। रासायनिक परिवर्तन में अधिक मात्रा में ऊर्जा की मुक्ति या अवशोषण होता है, जबकि भौतिक जो परिवर्तन होते हैं उसमें ना तो ऊर्जा की मुक्ति होती है, ना ही अवशोषण होता है। ठीक है, तो बच्चे अब हम क्या करने वाले हैं, कुछ उदाहरण देख लें हम लोग इसके। देखें, चलिए। तो हम देखने वाले हैं कुछ उदाहरण। किसके उदाहरण देखेंगे हम लोग? रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण या कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखें हम लोग, चलिए देखते हैं। तो इसके क्या क्या उदाहरण हैं? यहां देखिए बेटा, देखो, कागज, कोयला या अन्य ईंधन, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। हमें पता है जब कागज जलता है, कोयला का जो है दहन होता है, ईंधन जैसे एलपीजी, पेट्रोलियम वगैरह जब जलते हैं, तो आप जानते हो वो जो पहला होता है, पहले जैसा उसका जो चीज होती है, पहले की जैसे कागज है, कोयला है, वो कैसे होता है? वो जब जल जाता है तो उसका रूप जो है बदल जाता है कि नहीं? रूप बदल जाता है, उसमें रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं, बहुत सारे गैसेस रिलीज होती है कि नहीं? ऊर्जा का उत्पादन होता है उसमें। तो हम कह सकते हैं कि कोयला, कागज,
ईंधन जैसे एलपीजी, पेट्रोलियम आदि का जलना जो है एक रासायनिक परिवर्तन है। समझ लिया। अगला है पटाखों का जलना। तो बेटा पटाखे आप हाथ में लीजिए, वो बड़े अच्छे अच्छे शेप में होंगे, साइज में होंगे, लेकिन जैसे ही उसको जला दोगे आप देखोगे उसमें से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलेगी, बहुत ज्यादा लाइट निकलेगा उसमें से, है ना, और बहुत ज्यादा धुआं भी, गैसेस भी निकलेंगे। तो वहां पर क्या हुआ है, वहां पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है वहां पर? रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब देखो बच्चे, दूध से दही बनना। अब दूध का टेस्ट आप जानते हो, उसके बाद आप दही भी खाते हो, उसका टेस्ट भी आप जानते हो, तो बेटा बनता ये दूध से ही है। लेकिन क्या हुआ है दूध में जो वो दही बन गया? उसमें बदलाव आया है। कैसा बदलाव आया है? रासायनिक बदलाव, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है ना। तो दूध का दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना, इसको हम थोड़े से और डिटेल में अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो बेटा लोहे में जंग लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब ये क्या रासायनिक परिवर्तन है, इस यहां पर क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे डिटेल में। अगला है भोजन का पाचन। तो बच्चे हम लोग बहुत सारा भोजन करते हैं, है ना, सुबह कुछ और खाते हैं, दोपहर को कुछ और खाते हैं, शाम को कुछ और, रात को कुछ और खाते हैं। जब आप खाना खाते हो तो आप कैसे लेते हो उसको? रोटी के रूप में, चावल के रूप में, या सब्जी के रूप में, इस तरह से लेते हो। लेकिन क्या होता है, वो जैसे ही हमारे आमाशय में चला जाता है, हमारे जो है स्टमक में चला जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उसका रंग बदल जाता है, उसका टेक्सचर बदल जाता है कि नहीं? वो किसी और चीज में कन्वर्ट होने लगती है कि नहीं? तो उसको हम क्या कह सकते हैं बेटा? उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। क्या हुआ, भोजन जैसे हमने खाया वो वैसे के वैसे पेट में नहीं रहेगा, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होंगे बेटा। बहुत सारे एसिड्स होते हैं हमारे स्टमक के अंदर, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वो उनके साथ क्रिया करती है। क्या करती है? रिएक्शन करती है। तो वो कोई और चीज में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं रिलीज हो जाते हैं हमारे बॉडी में। तो उसका कारण क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो उसको समझ समझ लिया आपने? तो ये जो एग्जाम्पल्स है ना बेटा, ये सभी जो है किसके एग्जाम्पल से बताया मैंने आपको? रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स या उदाहरण बताए। कागज, कोयला, ईंधनों का जलना, पटाखों का जलना, दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो लोहा है उसका जो जंग लगना है, वह एक प्रकार का क्या है? क्या है बेटा वो? यस, वेरी गुड, रासायनिक परिवर्तन है। क्या है वो? देखो, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं हम उसको। ठीक है, लोहे में जंग लगना, इसको हम कहते हैं रस्टिंग ऑफ, रस्टिंग नहीं, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। अब ये क्या प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है? जो आयरन जो होता है, जो लोहा होता है, उसमें जंग लगता है, उसका कारण क्या है, जरा समझ के आते हैं हम लोग। चलिए बेटा समझते हैं। तो बेटा जब भी लोहा जो है वो वायु के संपर्क में, या हम कह सकते हैं कि हवा के संपर्क में जब आता है, या ऑक्सीजन के संपर्क में जब आता है, तो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, वायु और पानी भी, ठीक है, मॉइस्चर भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है उसमें। तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाती है। अब हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अगर हो तो लोहे में जंग नहीं लगता है। ठीक है, हवा या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होने पर क्या होता है? नमी की कमी होने पर, या नमी ना हो ऐसी जगहों पर आपने लोहा रखा है, लोहे की चीजों को रखा है, तो उसमें जंग नहीं, सॉरी, जंग नहीं लगता है। अब देखो बच्चे, कई कई बार आपको पता है लोहे की चाकू, हथौड़े, पेचकस या अन्य किसी औजार को किसी नमी वाले स्थान पर कुछ दिनों के लिए आप रख दें,
आप अपनी मम्मी से पूछिए जरा, या पापा से पूछिए कि ऐसे ऐसे औजार जो है हम कुछ दिन बाहर छोड़ देते हैं, नमी में छोड़ देते हैं, जैसे पानी वाली जगह पर, तो क्या होता है उसमें जो है, उस लोहे में जो है एक कत्थे रंग की या ब्राउन कलर की एक परत सी जम जाती है। कैसी होती है उसमें परत, कैसी होती है, ब्राउन कलर की या कत्थे रंग का जो है एक लेयर जो है इसमें फॉर्म हो जाता है। बच्चे इसी को हम कहते हैं जंग। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? जंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं। ये जंग क्या चीज है? तो ये जंग का लगना जो है एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो ये जो जंग है वो वास्तव में क्या है बच्चे? लोहे का ऑक्साइड है। क्या है वो? लोहे का ऑक्साइड है। अब ये जंग जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या है बच्चे? देखिए यहां पर Fe2O3। ठीक है, Fe2O3। Fe क्या होता है आपको पता है? आयन होता है। देखो इसमें ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो ये क्या बन जाता है? लोहे का ऑक्साइड बन जाता है, यानी कि जंग। अब बच्चे हम कैसे रोक सकते हैं इस तरह से, जो हमारे टूल्स होते हैं उनमें जंग ना लगने के लिए कई लोग क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं। क्या करते हैं? उसको पेंटिंग करते हैं उसके ऊपर। तो पेंट करने से क्या होता है? लोहे के पदार्थ का जो ऊपरी भाग जो होता है ना बच्चे, वो छुप जाता है और वो सीधे सीधे पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता है। क्लियर है? ओके, तो पेंट करने से लोहे के पदार्थ की ऊपरी भाग जो है छिप जाते हैं और क्या होता है? वो कवर हो जाता है, जिससे कि वो सीधे सीधे वायु के संपर्क में नहीं आता है और उसमें जंग नहीं लगता है। तो इसीलिए पेंट करने से हम क्या कर सकते हैं? लोहे को, उस पदार्थ को, यानी कि लोहे की कोई भी पदार्थ हो उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई है सभी को? सब क्लियर है बेटा? तो लोहे का ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जंग लग जाती है, नमी भी हो तो बहुत अच्छी तरह से जंग लगता है उसमें। और ये जो जंग होता है वास्तव में क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड होता है ना? और क्या होता है इसका जो रासायनिक सूत्र क्या है? Fe2O3 होता है। पेंट लगाने से हम लोहे के पदार्थों को, लोहे से बनी हुई चीजों को जंग लगने से बचा सकते हैं। इतनी बात आप अच्छी तरह से नोट करके रखिए बेटा, ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है बेटा, तो अब जो है रासायनिक परिवर्तनों में कई प्रकार की घटनाएं भी होती है। ठीक है, क्या होता है? कई प्रकार की घटनाएं होती है। तो ये घटनाएं क्या है जरा देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे देखिए। तो बच्चे रासायनिक परिवर्तन में बहुत सारी घटनाएं होती है। कैसे? जैसे कि रंग में परिवर्तन। देखो देखो हमने कुछ उदाहरण अभी देख लिए हैं, है ना? जैसे पटाखों का जलना, ईंधन का जलना आदि हमने देखे कि वो सब रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। अब देखो कुछ और उदाहरण भी यहाँ पे बोले जा रहे हैं, जैसे कि रंग में परिवर्तन। तो बेटा आप अगर एक पौधे को देखो, ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रही हूँ, एक पौधे को देखो, जैसे कि उसमें फ्रूट्स लगे हुए हैं, आम है सोचिए या पपीता है सोचिए। तो उसमें क्या होता है? वो जब कच्चा होता है उसका रंग जो है हरा हरा दिखता है आपको। उसके बाद जैसे जैसे वो पकने लगता है उसका रंग पीला हो जाता है। ध्यान दिया है आपने? उसी प्रकार पत्तियां भी अगर आप देखो तो पहले हरी होती है, उसके बाद धीरे धीरे से वो कैसे कलर में कन्वर्ट होती, पीली हो जाती है, फिर ब्राउन हो जाती है, वो गिर जाती है ना? तो उसमें क्या हुआ है बेटा? वहां पर जो परिवर्तन हुआ है उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो ये भी एक उदाहरण है रासायनिक परिवर्तन का। ठीक है, रंग में परिवर्तन। अगला देखते हैं, किसी गैस का बनना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कोई ईंधन का जलना हो, है ना, या फिर पटाखों का जलना हो, उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा गैस रिलीज होती है। क्या होती है? गैस का बनना होता है वहां पर। तो गैस जब बनती है तो इसका अर्थ क्या है? वहां पर कोई ना कोई रासायनिक प्रक्रिया या रासायनिक चेंजेस या रासायनिक परिवर्तन वहां पर हुआ है कि नहीं? चलिए अगला बात करते हैं, ध्वनि का उत्पन्न होना। ध्वनि का उत्पन्न होना यानी कि आप
कई प्रकार के साउंड सुनते हो ना बच्चे, कई प्रकार के साउंड्स को सुनते हो आप लोग दिन भर। तो वो जो ध्वनि होती है, जो उत्पन्न होती है, वो कैसे उत्पन्न होती है, उसके पीछे भी बहुत सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अगला है किसी नए गंध का बनना। देखो बेटा, गंध यानी कि जो स्मेल होती है, कई कई स्मेल जो होती है, जो फूलों से निकलती है, अच्छा फ्रेग्रेंस निकलता है। कई कई बार जो है कचड़े वगैरह में सड़ने से, गलने से कई प्रकार के गंध आते हैं। तो वो कैसे बनता है, वो गंध कैसे होती है बेटा, किससे प्रोड्यूस होती है? कुछ ना कुछ वहां पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा होता है। इसी कारण से क्या होता है, वहां पर वो गंध का निर्माण हुआ है, या गंध जो है प्रोड्यूस हुई है। अब ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार का विकिरण, ये भी कैसे होता है बेटा, ये किसके कारण होता है? जी हाँ, केमिकल रिएक्शंस के, यानी कि केमिकल चेंजेस के द्वारा ही ये होते हैं। तो आपने देखे कुछ और उदाहरण देखे ना आपने, कौन कौन से उदाहरण देखे बेटा? तो रासायनिक परिवर्तन में कुछ घटनाएं और भी होती हैं, जैसे कि रंग में परिवर्तन, ये भी एक रासायनिक घटना है। किसी गैस का बनना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ध्वनि का उत्पन्न होना, ये भी रासायनिक चेंज है। किसी नए गंध का बनना, वो भी एक नया क्या है, केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप हुआ है। ऊष्मा, देखो बेटा, सूर्य की गर्मी हम तक आती है, सूर्य का प्रकाश हम तक आता है, तो उसके विकिरण आते हैं। तो उसके पीछे भी क्या कारण है? बहुत ज्यादा केमिकल चेंजेस वहां पर हुए हैं, बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शंस जो है वहां पर हुए हैं। ये बात आई समझ में सभी बच्चों को? आगे बढ़े हम लोग, आगे चले बच्चे, चलिए। तो हम लोग देख रहे थे रासायनिक परिवर्तन के बहुत सारे उदाहरण हमने देख लिए। अब बच्चे, अगला हम देखने वाले हैं रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस। तो जैसे अभी हमने देखा, बहुत सारे उदाहरण देखे ना हमने, कि वो सब क्या है, वो सब किसके उदाहरण देखे हमने? जी हाँ, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हमने देखे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक जो है या केमिकल रिएक्शन हम किसको कहते हैं, जरा देख के आते हैं। तो बेटा, इसमें क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप, यानी कि रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप तत्व एवं यौगिकों के द्वारा नए पदार्थ जो है वो बनते हैं। जैसे कि हमने देखा अभी, कि क्या देखा था हमने, कि रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या है, उसमें हमने देखा कि नए पदार्थ का बनना जो है रासायनिक परिवर्तन का एक एक विशेषता है ना। तो उसका गुण जो होता है वो प्रारंभिक अवस्था से भिन्न होती है। जैसे कि हमने कहा, पटाखों का जलना, ईंधन का जलना, है ना, तो वो क्या होता है, प्रारंभिक जो दशा होती है उसके जो गुण होते हैं उसे भिन्न होता है। दूध का दही में बदलना, है कि नहीं, तो उसमें क्या होता है, दूध का टेस्ट अलग है, दही का टेस्ट अलग है, उसका जो टेक्सचर अलग है, सब कुछ अलग है, उसका उसके अंदर जो केमिकल्स है या उसके अंदर जो चीजें हैं, कंपोनेंट्स है, वो अलग है ना। तो क्या कहा आपसे, रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप तत्व एवं यौगिकों के द्वारा नए पदार्थ जो बनते हैं उनका गुण प्रारंभिक अवस्था से भिन्न होते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन के बाद पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम उसको, जो एक पदार्थ से कोई और नया जो पदार्थ बनता है उसको हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको हम? प्रोडक्ट कहते हैं या उत्पाद कहते हैं। देखो, जैसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से जब मिलता है तो एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। एक पदार्थ या दो पदार्थ या तीन बोल लीजिए, तो ये भिन्न भिन्न पदार्थ जब आपस में मिलते हैं तो क्या होता है, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण होता है या उत्पाद का निर्माण होता है। इस प्रकार के परिवर्तन के दौरान भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं,
उनको हम क्या कहते हैं पता है आपको? अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको हम? अभिकारक या प्रतिकारक। देखो यहाँ पर दो प्रकार के पदार्थ हैं। ये जो पदार्थ हैं ये किस में भाग ले रहे हैं? ये एक रासायनिक जो है अभिक्रिया है, इसमें भाग ले रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूं आपको। तो ये जो भाग लेने वाले जो पदार्थ है ना बच्चे, इसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं हम उसको? अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। रिएक्टेंट्स बोलते हैं इनको। एक रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शंस में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, हिंदी में अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं। उसके फलस्वरूप जो नया प्रोडक्ट बनता है, ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहा मैंने आपसे? क्या कहा आपसे? जी हाँ, उस वो जो है वो प्रोडक्ट होता है ना, प्रोडक्ट होता है। चलिए, उत्पाद कहा जाता है उसको। अब देखो, रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। रासायनिक परिवर्तन को हम क्या कह सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया, है ना। केमिकल चेंजेस को हम क्या कह सकते हैं? केमिकल रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख देख सकते हो बेटा, यहाँ पर दो जो चीजें, यहाँ पर ए बी है ना, तो ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट्स है। आपस में रिएक्ट कर गए, एक नया प्रोडक्ट बन गया। क्या बन गया? नया उत्पाद बन गया, है कि नहीं? तो ऐसे होता है रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है बेटा? वास्तविक रूप में घटित होती है। तो इन्हें एक सांकेतिक रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं बच्चे इसको हम लोग। तो बेटा हम लोग, जैसे कि आपको पता है, हम एग्जाम्पल्स देते हैं आपको, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, है ना, इनके मिलने पर क्या होता है? जल का निर्माण होता है। इस तरह से बोलते हैं ना हम लोग। हम लोग क्या करते हैं बेटा? उसको लिखते भी हैं। कैसे लिखते हैं हम उसको? कैसे लिखते हैं हम उसको? हाँ, अभी लिख कर बताती हूँ आपको। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे उसको हम केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम? केमिकल इक्वेशन। एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ के निर्माण में, दो दो पदार्थ है, अगर तीन पदार्थ है या चार पदार्थ है, जितने भी पदार्थ है, वो एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करती है। चलिए देखते हैं। ओके बच्चे, तो इसको हम जरा रासायनिक अभिक्रिया को जरा एक उदाहरण के साथ आपको अभी समझाते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण कैसे करते हैं, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चे हम लोग? यहाँ पे देखिए आप, अभी आपको लिख के दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर, ये देखो H क्या है? हाइड्रोजन है ना। दो दो मॉल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या है बेटा? ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? इस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दो चीजें हैं, है ना। तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं हम इनको? इनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। रिएक्टेंट्स कहते हैं क्योंकि ये इस केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले हैं, तो इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब क्या हुआ? इनके आपस में जो क्रियाएं हुई है, रासायनिक अभिक्रिया जो हुई है, इसके फलस्वरूप एक नए चीज का निर्माण होता है। देखो यहां पर क्या बन गया? H2O बन गया। ये क्या है भाई? आपको पता है ना H2O क्या है? वाटर या जल, है ना, पानी या जल, वाटर जिसे कहते हैं हम लोग। तो ये जल का निर्माण कर गया। अब ये क्या बना बच्चे? ये पानी है, तो ये क्या है? ये उत्पाद है। क्या है ये? उत्पाद है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं उसको हम? प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, यहां पे लिखूं? ठीक है, अब ये देखो, ये हमने कैसे व्यक्त किया है? इसको हमने
एक इक्वेशन के रूप में हमने इसको व्यक्त किया है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। क्या कहते हैं हम उसको? केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। रासायनिक समीकरण कहा जाता है इसको। ये बातें क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? सब बच्चों को क्लियर हो गया बेटा? तो ये अभिकार रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं, और इसके फलस्वरूप क्या होता है? एक नए उत्पाद का निर्माण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी घटित होती है तो उसको हम सांकेतिक रूप से, सिंबल्स के रूप में उसको हम क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, लिखते हैं, या फिर इसको निरूपित करते हैं। तो इसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। आई होप आज का क्लास सभी को क्लियर हो गया है। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं अगली क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, अगली क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।